हेलो गाइस, आज की हमारी टॉपिक है। ये टॉपिक है हमारा कि हम इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल से। तो ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं। तो आपको यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स सर्च मारिए, इनकम टैक्स। जैसे आप इनकम टैक्स सर्च करोगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा। आपको यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसी पेज आएगी। आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो या तो पहले से ही यहाँ पे ऐसा पेज आएगा, ऐसा पेज आएगा पहले से ही। तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देनी है जो आपने क्रिएट करी थी। यदि आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते टाइम बनाया था, और यहाँ पे कर दीजिए लॉगिन। जैसे आप लॉगिन पे क्रिएट करोगे तो आपको ऐसी पेज आएगी। आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल चेक करनी है अपनी। मैं प्रोफाइल में जाके ऑनलाइन प्रॉब्लम मतलब फाइलिंग में ये प्रॉब्लम आती है। आपको यहाँ पे देख लेना है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब कुछ सही से डला हुआ है नहीं डला हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आनी है। फिर आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल पे जानी है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे माई बैंक अकाउंट पे जाना है। माई बैंक अकाउंट पे यहाँ पे माई प्रोफाइल माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा माई बैंक अकाउंट। तो माई बैंक अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट शो होगा। यदि आपका एड नहीं है तो आप यहाँ पे एड न्यू एड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एड बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालोगे। फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है आपको और यहाँ पे अकाउंट टैप आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, फिर आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर टैप, प्राइमरी है तो प्राइमरी, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट। यहाँ पे सेविंग की जगह पे यहाँ पे करेंट अकाउंट भी है, कैश कैरी अकाउंट भी है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी है। तो यहाँ पे सारे बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे IFSC कोड डालनी है। ये आपको मिल जाएगा आपके पासबुक में। और यहाँ पे नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, तो यहाँ पे यस करना है क्योंकि आपको इस बैंक अकाउंट में रिफंड लेनी है। और यहाँ पे करना है प्रोसीड टू ई वेरीफाई। और जैसे ई वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने ई फाइलिंग क्रिएट करते जो लॉगिन आईडी क्रिएट करते टाइम जो आपने बनाया था। आपको वाली ईमेल आईडी पे यहाँ पे ईमेल आईडी पे भी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। आपको यहाँ पे कोई सा भी एक OTP डाल देंगे। तो इसके बाद ये यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे रिव्यू, जैसे मेरे वाले केस में यहाँ पे वैलिडेटेड आ रहा है, रिव्यूअर फॉर रिफंड आ रहा है। कभी कभी तो तुरंत भी हो जाता है, कभी कभी एक से दो दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको पहले वैलिडेट कर लेनी है। आपको जब ये वाला आ जाए, ऐसा आ जाए, तो आपको फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपको ई फाइल पे क्लिक करनी है। फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स पे क्लिक करनी है। फिर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, डैशबोर्ड पे आने के बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर आपको यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसी पेज आएगी। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे 25-26 पे क्लिक करनी है। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला आपके ऑप्शन पेज में नहीं आएगा जो आपने यहाँ पे रिज्यूम लिखा हुआ है। ये तो इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे एक बार इससे पहले करने की कोशिश करी थी। तो आपके केस में यहाँ पे आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा इंडिविजुअल या तो HUF या तो अदर। आप इन जो भी कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए आप कंटिन्यू। यहाँ पे सेलेक्ट ITR फॉर्म। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अभी अभी ITR 1 और ITR 4 यहाँ पे आई है। तो मेरे वाले किस में यहाँ पे ITR 1 है तो हम यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड विथ ITR 1 और यहाँ पे करना है ओके। यहाँ पे करना है लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे आपको जब जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा पेज। तो आपको यहाँ पे प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
टू प्रोसीड फर्दर। आपको जिस भी वाले केस में आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वो वाली सेलेक्ट कर लेना है। आप ये आईटीआर फाइल कर रहे हो, यदि बेसिक एग्जेंशन लिमिट आपकी इंक्रीज कर गई है तो ये वाला सेलेक्ट करिए। यदि आप अदर वाले हैं तो आप अदर वाले में सेलेक्ट करिए, नहीं तो आप यहाँ पे इस वाले केस में आ रहे हैं तो आप इस वाले केस को पढ़ लीजिए एक बार। तो ये वाला जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है जो भी आपके केस में आता है। तो आपको यहाँ पे इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पेज आएगा। तो इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है और ये इन्फॉर्मेशन आपको जो आपने यहाँ पे लॉगिन आई डी करते टाइम डाला होगा वो यहाँ पे आप आ रहा होगा। यदि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाके यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करनी है और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो चेंज कर देनी है और यहाँ पे आपको फिर इधर प्रोसीड टू वेरीफाई पे करना है। फिर ओटीपी आएगा आपके पास और उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। और फिर यदि आप यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करोगे पर जैसे ही आपने गया था वह उसी तरीके से कंटिन्यू। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यदि इस समय फॉल करते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला सेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे अभी मतलब सिलेक्ट आ रहा है तो अभी सही ही है क्योंकि अभी तो हम बिफोर द ड्यू डेट कर रहे हैं। अभी ड्यू डेट अभी मतलब जब पहले आईटीआर फाइल कर लें तो 139(1) करते हैं, नहीं तो उसके बाद ये सारा ऑप्शन आता है। उसके बाद बिलेटेड रिटर्न, जो मतलब यदि आपने लेट करी है तो उसके बाद आप ये वाला रिटर्न फाइल कर सकते हो। यदि आपने ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो उसको यदि आप रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो 139(5) सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हो तो फिर 139(1) ही सिलेक्ट करोगे। जब आप इसके बाद इसमें फाइल करने के बाद यदि कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये वाला आईटीआर ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डालना पड़ेगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है ऑप्शन डालने का। जब आईटीआर फाइल करोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो उसमें से आपको नंबर डालनी है और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न डालनी है। मैं तो यहाँ पे 139(1) कर रहा हूँ, मतलब पहली बार कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लीजिए ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो या न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको कर देना है बैंक डिटेल्स देख लीजिए एक बार। आपका जो रिफंड आएगा, यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट ऐड है तो मुझे चाहिए इस वाले बैंक अकाउंट में रिफंड, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम वाले पे टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा ऐसा ऑप्शन। तो मैं आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को डिटेल्स में बताऊंगा। तो हमारा वाला हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे एक सैलरी आ रही है 640,666 रुपये का, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा। सैलरी एज पर सेक्शन 71, ये 17(1) क्या होता है, 72 क्या होता है और 73 क्या होता है, और ये इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89 है, ये ऑप्शन क्यों आया। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे। अभी हम इसको एस्केप करते हैं। तो आपको कोई सा भी आईटीआर फाइल करने से पहले आपको 3-4 डॉक्यूमेंट आपको रखनी है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है इनकम की प्रूफ वो तो आपको रखनी ही है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, इस पेज पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एआईएस पे आना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके बाद आपको जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो अच्छी पेज आएगी। फिर आपको यहाँ पे एआईएस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस डाउनलोड वाले पे टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है।
हम फिर यहाँ पे इस पे भी क्लिक करेंगे और इसको भी यहाँ पे हम 3 ऑप्शन आएंगे, तो हमें करना है यहाँ पे PDF वाले पे क्लिक। तो अब हम इसको करेंगे डाउनलोड। तो ये दोनों मैंने डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद हमें एक और चीज़ डाउनलोड करनी है। फिर आएंगे हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फ्रॉम 26 और यहाँ पे करना है कन्फर्म। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा ऐसा, आपको यहाँ पे इसको एग्री कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए प्रोसीड। फिर आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमारा है 25-26 और HTML, तो अब हम करेंगे यहाँ पे व्यू HTML सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर करेंगे व्यू एंड डाउनलोड और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट एज ए PDF। तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें डाउनलोड कर ली है। बाकी आपने AIS और TIS जो डाउनलोड किया है, इसका जो पासवर्ड होता है आपका पेन नंबर स्मॉल में एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे स्मॉल में पेन नंबर डालोगे और डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपका पेन नंबर है ये वाला और उसके बाद आपको ये डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1985, तो आपको यहाँ पे 01021985 और यहाँ पे पेन नंबर आपको स्मॉल में लिखनी है और ये पासवर्ड आपको क्या करना है, Ctrl+C करना है और इसको ओपन कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका ओपन। जैसे आप इसको ओपन करना है तो यहाँ पे हम Ctrl+V करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे सबमिट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर मुझे TIS को भी ओपन करना है तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ सबमिट। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से आपको इंटरेस्ट कितना मिला है सेविंग बैंक से, तो ये सारे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स में आपको नीचे में जाओगे तो डिटेल्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा और AIS में तो आपको और भी डिटेल्स में मिल जाएंगे कि आपकी जो सैलरी है हर महीने कैसे कैसे मिली है, कैसे कैसे TDS का था, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। आ रहे हैं जैसे कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एज पर सेक्शन 72, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 73। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सैलरी सैलरी जो होता है ये 3 सेक्शन उसमें कवर होते हैं, 15, 16 और 17। 15 बात करता है कि आपको जब भी सैलरी ड्यू हुआ और जब भी आपको रिसिप्ट हुआ, ठीक है, इन दोनों में से जो आपको पहले होगा, या तो पहले आपको सैलरी ड्यू होगी या तो पहले पेड हो गई। जैसे एग्जांपल में, जैसे आपको मार्च महीने का सैलरी अप्रैल में मिला है तो आपको सैलरी ड्यू कब हो गया, मार्च महीने में, लेकिन आपको मिला कब, अप्रैल में। तो ये कवर होगा आपके जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 में, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही ये टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे आपको अप्रैल की सैलरी मार्च में मिली है तो इस केस में भी अप्रैल का सैलरी है लेकिन मार्च में मिला है तो आपको रिसिप्ट कब हुआ है, मार्च, तो मतलब टैक्सेबल कब होगी, मार्च में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी मैं डिटेल्स में आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। अभी सेक्शन 16 बात करता है डिडक्शन के बारे में। इसमें 3 डिडक्शन होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। और सेक्शन 17 बात करता है मीनिंग ऑफ सैलरी का। इसमें आते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी, परक्यूजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी का तो द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी। तो एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर। जैसे आपको कोई भी सैलरी ड्यू है, जैसे आपको ये सैलरी फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिली है या तो करंट एम्प्लॉयर से मिली है प्रीवियस ईयर में। जैसे आपको पुराने एम्प्लॉयर से मिली चाहे तो नए एम्प्लॉयर से मिले प्रीवियस ईयर में, वेटर पेड और नोट। कोई भी सैलरी आपको पे किया गया है प्रीवियस ईयर में फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा या तो करंट एम्प्लॉयर के द्वारा, पुराने एम्प्लॉयर या तो नए एम्प्लॉयर के द्वारा, जो अभी आप करंट में काम कर रहे हो, ये भी आपको सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। कोई एरियर मिला है आपको, पुराने साल की सैलरी इस साल में मिल गई है तो ये भी आपको टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के हेड में।
और एरियर ऑफ सैलरी के बारे में मैंने पूरी तरह से कैलकुलेशन और इसको अच्छे से मैंने बताया है। एक वीडियो मैंने बनाई है एरियर ऑफ सैलरी का, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। तो इसका है दो एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्रेशन बोलता है कि यदि आपको एडवांस में सैलरी मिली है, जैसे फॉर द रिमूवल ऑफ डॉट्स इट इज hereby declared that where any salary paid in advance is included in the total income of any person for any previous year, it shall not be included again in the total income of the person when the salary becomes due। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिल गई है, ठीक है, या तो अप्रैल की सैलरी आपको मार्च में मिल गई है। जैसे कि आपने पहले मैं बताता हूँ आपको, जो मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिली है, तो इस केस में क्या होगा कि आपने अप्रैल में मिली है लेकिन मार्च की सैलरी है, तो आपको ड्यू पहले हो गया, तो आपने क्या करा, इसको आईटीआर में दिखा दिया। ठीक है, जब आपने अपनी आईटीआर फाइल करी तो उसमें आपने इसको दिखा दिया, तो अगले साल जब आईटीआर फाइल करोगे आप, तो उसमें तो अप्रैल में है, तो हम तो सैलरी लेते हैं अप्रैल से लेके मार्च तक का, तो उस टाइम क्या करेंगे, जो आपने इस साल दिखा दिया है टैक्स सैलरी, तो उस सैलरी को हम अगले साल की आईटीआर में नहीं लेंगे। और जैसे कि अप्रैल की सैलरी आपको मार्च में मिली है, तो इस केस में क्या होगा कि हम मार्च में मिली है, तो मार्च में मैंने दिखाया, लेकिन सैलरी तो अप्रैल की है, तो उस केस में भी हम अप्रैल की सैलरी पिछले फाइनेंशियल, अब अगले फाइनेंशियल ईयर जो आएगी जिसमें हम आईटीआर फाइल करेंगे, तो वो सैलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, ये है एनी सैलरी बोनस कमीशन रिम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम क्लॉज। जैसे कि आप पार्टनरशिप फर्म में यदि किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन रिम्यूनरेशन और बाकी यदि कुछ मिलता है, तो उनको पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि सैलरी के हेड में। तो ये बोलता है कि आप उनको भले ही सैलरी मिले, बोनस मिले, कमीशन मिले, लेकिन हम जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, तो उनको जो सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगी, कमीशन मिलेगी, उनको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। सैलरी की जो क्राइटेरिया है उसमें क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होनी चाहिए। जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक हम उसको सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। बाद एग्जांपल बताऊंगा तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगी। If I draw his salary in advance for the month of April 2025, in the month of March 2025, it shall the same become chargeable on receipt basis, ठीक है, and it is to be assessed in the income previous year 24-25 and assessed in the 25-26. However, the salary for the assessment 26-27 will not include that of the April 2025। तो मैंने आपको यही एग्जांपल बताया है। अप्रैल की सैलरी यदि आपको मार्च में मिली है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर जो मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रही है, इसमें हो जाएगा टैक्सेबल। और जब अगले साल आएगा एसेसमेंट ईयर 26-27 मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26, उसमें हम क्या करेंगे, जो आपको सैलरी अभी आपने टैक्सेबल करी है, इसको हम फिर से टैक्स उस पर नहीं लगाएंगे, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ द सैलरी ड्यू for March 2025 is received by a later in the month of April 2025, it is still chargeable as an income of the previous year 24-25 assessment year 25-26 on due basis। Actually, salary for assessment 26 will not include in the March 2025। सैलरी ड्यू हुआ था मार्च 2025 में, वो रिसीव हुआ है अप्रैल 2025 में। सैलरी कब की थी, सैलरी थी यदि मार्च 2025 की, और वो आपको मिला है अप्रैल में, ठीक है। इस केस में भी यदि वो मार्च की सैलरी है, तो टैक्सेबल कब होगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ना कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। यदि आपकी 24-25 की सैलरी मार्च की, यदि आपको असेसमेंट ईयर 25-26 में को मिली है, लेकिन सैलरी यदि मार्च की है, तो वो टैक्सेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ड्यू बेसिस पे। जब सैलरी ड्यू हुआ था उस टाइम आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी कब हुआ था, ड्यू और रिसीट बेसिस पे। तो रिसीट बेसिस का एग्जांपल होता है ये, एंड ड्यू बेसिस का मैंने एग्जांपल ये दिया, ठीक है। अब होता है, मैं बताता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। मतलब एक होता है एडवांस सैलरी और एक होता है हमने एडवांस लिया अगेंस्ट सैलरी के। जब हम अगेंस्ट सैलरी एडवांस लेते हैं तो वो होता है हमारा लोन, जो हमें एडवांस मिलती है वो होती है एडवांस। Loan is different from salary when employee takes a loan from employer which is repayable in certain specified installment. The loan amount cannot be brought to tax as a salary of the employee। ठीक है, मतलब जो आप लोन लेते हो एम्प्लॉयर से, जैसे कि मान कर चलो आपने लोन लिया है 1 लाख रुपए, तो आप उसको क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट में दोगे, ठीक है। और जब एडवांस अगेंस्ट सैलरी लोगे, तो डिफरेंस फ्रॉम एडवांस सैलरी, ठीक है,
It is an advance taken by the employee from the employer. This advance is generally adjusted with the salary. जैसे आपने एडवांस लिया सैलरी का, 20,000 रुपया आपने एडवांस लिया सैलरी में, तो ये क्या होगा, ये सैलरी के साथ एडजस्ट होता जाएगा। आपने उनको बोला कि 5,000 रुपया आप हर महीने मेरी सैलरी से काट लेना, आप ये मुझे 20,000 रुपये दे दो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि वो आपको क्या करेगा, सैलरी के अगेंस्ट सैलरी में वो क्या करेगा, उसको एडजस्ट कर देगा। मतलब आपको 20,000 रुपये सैलरी है, तो आपको 15,000 रुपये देंगे, 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मतलब हर महीने काट लेंगे, तो आपको सैलरी कितना मिलेगी, 15,000, 5,000 रुपये हर महीने एडजस्ट हो जाएगी। तो ये होता है एडवांस सैलरी और ये होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। जब सैलरी को अगेंस्ट में हम यदि एडवांस लेते हैं तो वो हमारा हो गया लोन की तरह देखा जाएगा। ओके गाइस, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देयर इज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप। मतलब सैलरी जब भी टैक्सेबल होगा, फिर उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होगा, तो उस सैलरी के हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप होने चाहिए, ठीक है, तभी वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी रिसीव्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म, मैंने आपको बताया था ये पीजीडीपी में टैक्सेबल होता है। यदि आपको कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी मिलता हो पार्टनरशिप फर्म में, तो यदि वो पार्टनर है तो उसको पीजीडीपी हेड में से टैक्सेबल किया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, तो और आफ्टर सेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डेटेड प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी। मान के चलो कि आपने ज्वाइनिंग करी है, ज्वाइनिंग बोनस मिला है आपको, या तो आपको आफ्टर मतलब जब आपने मतलब जॉब खत्म करी है उस टाइम आपको मिला है, तो ये होगा आपका प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ठीक है। इसको भी सैलरी की तरह माना जाएगा। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट। जब ड्यू हुआ वो, या तो जब रिसिप्ट हुआ वो, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा हम वो टैक्सेबल होगा। सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी, एमएलए, एमएलसी, गवर्नमेंट जो भी होगा, इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, ठीक है। फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फुल टाइम काम कर रहा हो, पार्ट टाइम काम कर रहा हो, रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एग्जिस्ट द इनकम इज टू बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी। यदि अंडर द हेड सैलरी के हेड में यदि वो टैक्सेबल हो रहा है, एम्प्लॉई की रिलेशनशिप है, यदि वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, फिर भी वो उसको हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे, सैलरी के हेड में वो आएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉई इज फुल टाइम एम्प्लॉई और पार्ट टाइम एम्प्लॉई वन, ठीक है। सरेंडर ऑफ सैलरी, however if an employee surrender his salary is a public interest, यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट के कारण यदि अपनी जैसे मान के चलो 1 महीने की या 2 महीने की सैलरी यदि उसने सरेंडर करी है, तो इस केस में क्या होगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सैलरी जो होगा, सरेंडर जो किया है उसने, वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्सेबल इनकम। एरियर ऑफ सैलरी, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हो वहां पे जाके मेरी वीडियो। सैलरी परक्विजिट एंड प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी सेक्शन 17, सैलरी एज पर सेक्शन 71, परक्विजिट सेक्शन 72, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी सेक्शन 73। मैंने सैलरी के बारे में बताया है आपको। सैलरी अंडर सेक्शन 71 इंक्लूड द फॉलोइंग, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, वेजेज, एन्युटी, पेंशन, कोई भी ग्रेजुएटी, any fees, commission, perquisite or profit in lieu of or addition to any salary or wages, any advance of salary, any payment received in respect of leave not by him, leave salary or leave engagement। जैसे आपने लीव नहीं ली है, उसी केस में आपको यदि पैसे मिलते हैं तो लीव इंगेजमेंट उसको भी हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ 80cc में यदि आपने कंट्रीब्यूट किया है तो उसको भी हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। 80cc में आपने कंट्रीब्यूट किया है तो अग्निवीर कोर्पस फंड में 80cc का आपको ये एग्जाम्प्ट होता है। फुल्ली टैक्सेबल कोई अलाउंस होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कुछ जो होते हैं पार्टली टैक्सेबल होते हैं और कुछ जो होते हैं फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। तो कौन कौन से अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं? इंटरटेनमेंट, ये आपको ओल्ड टैक्सेस में मिलेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपल्सरी अलाउंस, इंट्री अलाउंस, यहाँ पे जितने सारे अलाउंस लिखे हुए हैं ये सारे अलाउंस आपको फुल्ली टैक्सेबल है अंडर द बोर्ड टैक्स रिजीम। 7 प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन, लंच, डिनर, एनी अदर कैश अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये जो अलाउंस होते हैं इस अलाउंस में आपको जितना आपने खर्च करा और जितना आपको मिला है, इन दोनों में से जो जैसे मान के चलो 50,000 रुपया आपको मिला है, 40,000 रुपया आपने खर्च करा तो 10,000 रुपया टैक्सेबल होगा। फिर आपको 50 मिला है, आपने 60
60 खर्च करा तो आपको 50,000 रुपये जो है वो आपको एग्जेम्प्ट होगा। तो दैट्स व्हाई फुल्ली टैक्सेबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम। मतलब आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पे पार्टली एग्जेम्प्ट है, और यदि आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो तो उस केस में आपको ये टैक्सेबल हो जाएगा। 4A-10-13 स्पेशल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सारे। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ये दोनों में ही मिलता है। मतलब आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं। एक्सेप्ट द एक्सेप्शन ऑफ इन A to D आर पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर द बोथ द टैक्स रेजिम। A और D, मतलब A और D ये ट्रैवलिंग अलाउंस और आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलते हैं। उसके बाद फुल्ली एग्जेम्प्ट ओनली अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ये तो मतलब जो जज है हाई कोर्ट का, तो इस सबको मिलता है ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। टाइप ऑफ परक्विजिट इन इनकम टैक्स, तो मैं इसके बारे में आपको कैलकुलेशन के साथ मतलब छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा कि रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारी हैं जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक होता है टैक्स एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, एक होता है टैक्सेबल परक्विजिट, और एक होता है परक्विजिट टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो इस केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हमारा कौन होता है? जैसे कि वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या तो एम्प्लॉय हो तो उसके पास 20% वोटिंग पावर हो, एंड उसकी जो ग्रॉस सैलरी हो एक्सीड कर रहा हो 50,000 का। ठीक है, उसके बाद टैक्स एग्जेम्प्टेड परक्विजिट होते हैं। जैसे कि आपको मतलब परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट होता है कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, इसको हम परक्विजिट बोलते हैं। सैलरी के अलावा यदि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है आपको तो उसको हम परक्विजिट बोलते हैं। उसके बाद टैक्स एग्जेम्प्टेड परक्विजिट जो होते हैं, जैसे कि आपको लैपटॉप प्रोवाइड करिए, कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉयर के द्वारा, तो आपको कार मिली है, कुछ कुछ मिली है, ये सारे चीजें आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। उसके बाद तो ये सारे में कुछ टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं और कुछ टैक्सेबल होते हैं। तो इसकी मैं कैलकुलेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा। हम आगे चलते हैं। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, कुछ जो होते हैं जैसे कि एक्सटर्नल डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्सेस, ये डिडक्शन केस में आते हैं। जैसे एक्सटर्नल डिडक्शन आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा ओल्ड टैक्स रेजिम में, और 75,000 मिल जाएंगे आपको न्यू टैक्स रेजिम में। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 और एक्चुअल, तो आप इसमें मान के चलो 5,000 रुपये आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेंगे। प्रोफेशनल टैक्स जो है ये 2,500 रुपये आपको मिलेगा। और प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है? प्रोफेशनल टैक्स जो है कुछ स्टेट में अप्लीकेबल का, कुछ स्टेट पे अप्लीकेबल है, कुछ स्टेट पे अप्लीकेबल नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स का हर स्टेट में अलग अलग रेट है, आपको 2,500 रुपये का डिडक्शन इसमें मिल जाएगा। या इंटरटेनमेंट अलाउंस जो मैंने आपको बताया कि 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 5,000 और इंटरटेनमेंट अलाउंस जितना आपको मिला है, लेकिन इसमें तो आप 5,000 आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी मतलब सैलरी 45,000 तो 1/5 करोगे तभी ये एक्सीड ही होगा, तो मतलब 5,000 आपको मिलेंगे, और जितना आपको मिला है उसमें से। प्रोफेशनल टैक्स तो मैंने आपको बता दिया, तो अब हम चलते हैं ITR पे। हम जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। जैसे कि हमारा ये ग्रॉस टोटल इनकम है, तो हम ये दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी पे क्लिक। यहाँ पे डालेंगे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), जो मैंने आपको बताया था, जो आपकी ग्रॉस जो आपकी सैलरी है वो आपको दिखानी है यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 72 यदि आपको मिला है तो आपको ये दिखानी है, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सेक्शन 73 यदि आपको यहाँ पे मिले हैं। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जैसे आपको कोई ज्वाइनिंग बोनस या तो आप जब जॉब छोड़ रहे हो वहाँ पे आपको मिले पैसे मिले हैं, तो आपको वो भी टैक्सेबल होता है, तो आपको वहाँ पे ये वाले पैसे यहाँ पे जितने भी मिले हैं आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद
इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेनिंग ए नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 18 ये सेक्शन कुछ साल पहले आया। ये जो होता है, जैसे कि इंडिया में जो अकाउंटिंग होती है वो होती है एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग होती है इंडिया में, या तो कैश अकाउंटिंग होती है। ज़्यादातर जो होती है तो एक्रूअल अकाउंटिंग ही होती है। तो और यहाँ पे जैसे कि मान के चलो यूके में है, तो यहाँ पे 3-4 कंट्री देखिए, यहाँ पे मॉडिफाइड के कंट्री यहाँ पे आ रहे होंगे। ये देखिए यूके, कनाडा, तो उसके बाद जैसे कि तीन आ रहे हैं यहाँ पे। एक फॉर्म है सेक्शन 10EE, यदि आप वो फॉर्म यहाँ पे फिल करोगे तो आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी। इंडिया में होता है एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग, और जो कनाडा जैसे है तो वहाँ पे होती है रिसीट बेसिस पे अकाउंटिंग। तो इस केस में क्या होता है कि मतलब यदि कोई काम करता है कनाडा में, मान के चलो 10-12 ईयर से कर रहा है काम, ठीक है, 12 ईयर या 15 ईयर से काम कर रहा है वहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या था कि 23-24 में वो काम कर रहा था। 23-24 के बाद में उसने एक रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट एक मेंटेन करके रखा था, जिसमें से उसको इंटरेस्ट, उसके बाद बहुत सारे डिविडेंड, ये सारे उनको मिलते थे, ठीक है। तो उन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट एक मेंटेन करके रखा था। तो 23-24 में था वो तो इंडिया के नॉन रेसिडेंट था, लेकिन 24-25 में इंडिया आ गया तो वो बन गया इंडिया में रेसिडेंट। अब वहाँ पे तो रिसीट बेसिस पे टैक्स लगता है और इंडिया में एक्रूअल बेस पे टैक्स लगता है। तो ये हो जाता है डिफरेंसेस कुछ। और इस केस में क्या होगा कि दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए ही मतलब एक फॉर्म निकाला गवर्नमेंट ने, फॉर्म 10E। तो यदि आप वहाँ पे फॉर्म 10E फाइल करते हो तो आप इसकी डिलीट ले सकते हो। मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेशन के साथ, और फॉर्म 10E कैसे फाइल करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद ये हो गया हमारा नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस। यदि कुछ एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल बाय नेदरलैंड कलर ऑफ द एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन एजेंसी। उसके बाद अलाउंस है परक्यूजिट, उसके बाद अन्य लीव इंकेसमेंट, उसके बाद यदि कुछ कंपनसेशन मिला है आपको, मुझे उसके बाद सेकेंड प्रोविजो मुझे दिखता नहीं रहता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। उसके बाद सेकेंड प्रोविजो हो गया। तो यहाँ पे सारे अलाउंस आपको दिए हुए हैं, आपको पढ़ के आपको डालनी है, ठीक है। यदि नहीं है कुछ भी, यदि आपको इसमें से नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे एनी अदर डालनी है। तो जैसे ही आप एनी अदर डालोगे तो यहाँ पे आपको डाल देनी है अदर। यहाँ पे आपको अलाउंस का नाम भी लिख सकते हो आप, जैसे मान के चलो कोई अलाउंस है आपका तो अदर अलाउंस, ठीक है। और यहाँ पे डाल सकते हो जितने का भी अलाउंस है आपका 55,000, ठीक है, 55,000, ठीक है। उस पर आप देखिए यहाँ पे, ये तो मेरा है नहीं, मैं इसको तो 55,000, ठीक है। जैसे आपको जो भी नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस, तो इसमें एग्जेम्प्ट अलाउंस कौन सा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एनी अदर डाल के, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अदर अलाउंस, ठीक है। जो आपने यहाँ पे, यदि आपको कुछ और भी अलाउंस लिखना है आपको, जैसे मान के चलो MBEYANC कन्वेंस, और यहाँ पे डाल दो 32,000। और अब आप जैसे कि ये देखो एक्सटर्नल डिडक्शन आपको 75,000 मिल गया है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे कुछ एड एंड ऑर्डर करना है, जैसे आपको कुछ और भी एड करनी है तो आप यहाँ पे एड एंड ऑर्डर कर सकते हो, और यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एनी अदर। और यदि आपका कोई और अलाउंस है कन्वेंस के अलावा, जैसे आपको गिफ्ट मिला है तो आप यहाँ पे गिफ्ट लिख सकते हो, फिर आपको यहाँ पे डालना है 5,000, ठीक है। तो कितना आ रहा है 473। यदि मैं इसको 48 कर दूं तो ये देखिए यहाँ पे कम हो गया। तो जितना आपका एक्चुअल है आपको वहाँ पे एग्जेम्प्ट वाला आपको यहाँ पे डालनी है, ओके गाइस। और फिर आपको कर देना है यहाँ पे सेव।
तो देखिए सेव हो चुका है। और हाँ, एक चीज़, यदि आपको यहाँ इस वाले केस में 89 ए वाले में यदि आप किसी और भी कंट्री में भी काम करोगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी हम इसको कर रहे हैं डिलीट। अब हम इसको कर दिए सेव। और यहाँ पे जो डालनी है ये आपको टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी डालनी है यहाँ पे, जिसमें से ये इसमें एग्जाम्ड बी अलाउंस जो होते हैं, एग्जाम्ड अलाउंस। तो यहाँ पे टोटल आपको जो ग्रॉस होगी आपकी सैलरी। और उसके बाद यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी में 3 केस आते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड डीम्ड लेट आउट। तो आपके जो भी केसेस होंगे आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे आपका केस में लेट आउट है तो आपको जितना रेंट रिसीव हुआ है आपको वो डालनी है। जैसे 1,50,000 की आपकी रेंट रिसीव हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेड ऑन लोकल अथॉरिटी। यदि आपको म्यूनसिपल टैक्स आप यदि मान के चलो 2,000 रुपये आपने पे करी है, यदि आपको रिसिप्ट है तभी लेना, नहीं तो नहीं लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कर दोगे सेव। तो ये देखिए यहाँ पे एक 48 का था और 30% एक्सटर्नल डिडक्शन ये ऑटोमेटिक मिल गया है और आपकी जो टोटल इनकम हो गई है 1,03,600 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल, ठीक। आपको यहाँ पे यदि आपने इंटरेस्ट होम लोन का इंटरेस्ट ले रखा है तो आपको यहाँ पे दिखाना है, एड एन ऑर्डर पे क्लिक करना है। लोन टेकन फ्रॉम, यदि आपने बैंक से लिया है तो बैंक दिए, नेम ऑफ बैंक लिखिए, आपने लोन अकाउंट नंबर लिखिए, उसके बाद यहाँ पे डेट डालिए। ये सारे आपको लोन वाले जो सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट वाले होम लोन का जो सर्टिफिकेट होगा आपको जो बैंक से मिलते हैं, आपको उसमें ये सारी डिटेल्स दी होती है। आपको यहाँ पे लिखनी है टोटल अमाउंट ऑफ लोन और लोन आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट आपको कितना मिला। तो यहाँ पे ये तीनों चीज डालनी होगी और ये आपको मिलेगा होम लोन सर्टिफिकेट में। फिर और इसके बाद यदि आपने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया फिर आपको यहाँ पे करना है सेव। उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो मैंने यहाँ पे 2 डाली है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक और इंटरेस्ट फॉर इनकम टैक्स रिफंड। तो आपको जैसे और भी यहाँ पे डालना है तो आपको यहाँ पे एड ओनर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे एनी अदर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे अमाउंट डालिए और यहाँ पे भी यहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिए और यहाँ पे अमाउंट डालिए, फिर आपको इसको कर लीजिए सेव। तो उसके बाद ये हो गया हमारा। अब हम इसको कर देंगे कन्फर्म। जैसे इसको हम कन्फर्म करेंगे फिर हमारा है डिडक्शन वाला चैप्टर। यदि आपको 80CCD2 में डिरेक्शन है तो आप यहाँ पे डालिए, 80CCS में डालिए, एनी अदर डिरेक्शन यदि कोई और भी डिरेक्शन है तो आपको यहाँ पे डालना है। बाकी आपको यहाँ पे कर देना है कन्फर्म। यहाँ पे टैक्स पेड, शेड्यूल टीडीएस ऑन डिटेल्स ऑन टीडीएस। तो ये टीडीएस की तो डिटेल यदि आप यहाँ से फाइल करते हो ऑनलाइन तो ये ऑटोमेटिक आ जाती है और यदि नहीं आती है तो आप यहाँ पे एड ऑर्डर पे क्लिक करके, एड ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे इनकम चार्ज अंडर द हेड सैलरी, सैलरी से आपको कितना इनकम मिला है और यहाँ पे आपको टोटल कितना टैक्स डिडक्ट किया है आपने, टोटल कितना मतलब टीडीएस कटा है आपका, लिख दीजिए आप। और यहाँ पे आप कर दीजिए सेव, या तो फॉर्म 16 से या तो आप 26 से आप यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक आ जाती है। यदि कोई अदर देन सैलरी है तो आपको यहाँ पे दिखानी है एन ऑर्डर करके। और यदि आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आपको यहाँ पे डालनी है एन ऑर्डर करके क्लिक करके। तो ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे VSR कोड, यहाँ पे डेट, यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे टैक्स पेड, ये सारे आपको चालान जो होता है इनकम टैक्स की जो आप पे करते हैं आपको वहां से डालनी है और फिर आपको इसको कर देना है सेव। और यहाँ पे टोटल टैक्सेस पेड हमारे केस में आ रहा है 35,076। अब हम इसको कर देंगे कन्फर्म और यहाँ पे जाएंगे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। हमारी टोटल टैक्स बन रही थी वो बन रही थी, रिबेट मिल गया हमें 13,264 का। अब हम करेंगे यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। और जब भी आप यहाँ पे जाओ तो जब भी आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको ये वाला देख लेना यहाँ पे कि रिफंड आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि आपका रिफंड नहीं बन रहा है तो आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बननी चाहिए। यदि ऐसा बनेगा तो फिर आपको यहाँ पे डिमांड आ जाएगा कि प्रीव्यू एंड सबमिट ऑफ रिटर्न्स। फिर आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करनी है और उसके बाद आप यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए आप कहाँ से हो। यदि आप यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल दीजिए, यदि आप न्यू दिल्ली से हो तो फिर आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन। और ये जो है यहाँ पे
या हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवैलिडेट करना पड़ेगा इसको। लेकिन मैं अभी रिवैलिडेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ओटीपी नहीं है। ओटीपी किसी और के पास जाएगा और वो अभी देंगे नहीं। लेकिन इसके बाद आप कुछ नहीं करना है, बस ये हो गया है। इसको बस सीधा आपको वहाँ पे आगे बढ़नी है और सीधा आपको यहाँ से फाइल कर देनी है ऑनलाइन, और यहाँ पे कंटिन्यू करनी है रिज्यूम फाइलिंग। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जाके, प्रोसीड टू वेलिडेशन। जैसे आप यहाँ पे आगे जाओगे, आपके वाले केस में यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मेरे वाले केस में ये बोल रहा है बैंक अकाउंट को प्री वेलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एरर आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे बैंक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर इन द बैंक अकाउंट इज अनलेस इट। सीधा आपको इस पे जाना है और यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे वैलिडेटेड आएगा लिखा हुआ। फिर आप ओटीपी के साथ इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।